हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ऑफ लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो हमने जो है क्या जो प्रधानमंत्री जो चैप्टर जो हमारा 18 है प्राइम मिनिस्टर का, वो हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम उससे रिलेटेड 20 प्री के और 10 मेंस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट आके आप इसको देखिए। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का कथन क्या है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देता है। कारण क्या है, संविधान प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा भंग करने की बाध्यता देता है। तो इसमें क्या है, जो ए है वो सही है और आर गलत है। प्रधानमंत्री सलाह देता है लेकिन संविधान राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करता कि वह उनके आदेश पर लोकसभा भंग करें। यह अनुच्छेद 85 से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये कथन सही है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी मामलों पर सूचित करता है, तो ये सारे जो है फैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। फिर कारण क्या है, 42वें और 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को किसी भी सलाह को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। तो इसमें क्या है, जो कथन ए है वो सही है और आर जो है गलत है। इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सलाह को बाध्यकारी बनाया गया है। 44वें संविधान संशोधन ने केवल पुनर्विचार का अधिकार दिया है, अस्वीकार करने का नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है। इसमें 74 जो है क्या बात करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से संबंधित है। 75 है सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायित्व से संबंधित है। और 78 जो है बस संसद के सत्र की अध्यक्षता से संबंधित नहीं है, बल्कि जो 78 है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सूचित करने का दायित्व होगा। आर्टिकल जो है 78 राष्ट्रपति को सूचित करने का दायित्व होगा, संसद के सत्र की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभाग निर्धारण करती है। कारण क्या है, यह शक्ति प्रधानमंत्री को संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। तो ए सही है, आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को शासन से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य की बर्खास्ती की सलाह दे सकता है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है लेकिन आदेश देने की नहीं है। डी इसमें क्या बात करता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सामूहिक सलाह से अवगत कराता है। सी है, प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये सी गलत है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री की सलाह को बाध्यकारी बनाया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि पीएमओ एक संवैधानिक संस्था है। कारण क्या है, इसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 312 के तहत की गई है। तो ये जो है दोनों ही गलत हैं। पीएमओ एक कार्यकारी निकाय है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर आधारित होती है। तो कौन सा है, त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के पास कथन है, प्रधानमंत्री के पास मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने का संवैधानिक अधिकार होता है। कारण क्या है कि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या है कि कथन ए जो है सही है और आर गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है आर्टिकल 75 के तहत।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। कारण क्या है, यह उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सलाह से समाप्त हो सकता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु यह उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सलाह से समाप्त नहीं होता है। यह लोकसभा में विश्वास मत खोने से ही स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सलाह की अनदेखी करने का अधिकार होता है। कारण क्या है, भारत में राष्ट्रपति का पद एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। इसमें जो है ए गलत है और आर सही है कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वह एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल संविधान द्वारा 5 वर्षों तक सीमित किया गया है। कारण क्या है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी उतना ही होगा। तो कारण जो है सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित नहीं है, बल्कि तब तक पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री, कथन है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कारण क्या है कि नीति आयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत गठित करने वाली एक जो है संवैधानिक निकाय है। तो इसके अंतर्गत जो है ए सही है और आर गलत है। 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग संविधिक या संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक कार्यकारी आदेश द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था। इसके पहले योजना आयोग था। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कारण क्या है, मंत्रिपरिषद की वैधता प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 77 के तहत हुई है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय नीति निर्माण और प्रशासनिक समन्वय का केंद्र बन चुका है। तो कारण जो है सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, न कि संसद के द्वारा निर्वाचित होता है। कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से अलग है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है आर्टिकल 75 के तहत, परंतु वह संसद के बहुमत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठकों की अध्यक्षता करता है और अंतिम निर्णय भी उसी का होता है। कारण है कि मंत्रिपरिषद में निर्णय व्यक्तिगत तौर पर होते हैं, सामूहिक रूप से नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन है कि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, चाहे वह लोकसभा में बहुमत खो चुका हो। कारण है कि राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना होता है जब तक कि वह पद पर है। तो कारण सही है, कथन गलत है। यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो चुका है तो उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह का पालन करना होता है, लेकिन वह वैध मंत्रिपरिषद ही की होनी चाहिए। तो ये हमने जो है प्री में बनने वाले आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके जो है प्री के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे इस चैप्टर से, वो हमने देख लिए। 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है प्री के। नेक्स्ट हम देखेंगे 10 क्वेश्चन को जो कि आपके मेंस में बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री भारतीय शासन तंत्र का धुरी है, परंतु उसकी शक्ति संवैधानिक सीमाओं और उत्तरदायित्व से नियंत्रित रहती है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि भारत में संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। उसकी शक्ति व्यापक है, परंतु अनियंत्रित नहीं है कि उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत पहली शक्ति जो है कार्यपालिका का वो प्रमुख होता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है और विभागों का आवंटन करता है। बर्खास्ती से संबंधित जो है
शक्ति भी उसके पास दी गई है। दूसरा क्या है, विधायी कार्य, यह संसद के सत्र बुलाने की सलाह देता है राष्ट्रपति को और विधेयक प्रस्तुत करने की जो है सलाह भी देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नीति निर्माण में सहायक होता है। नीति आयोग योजनाएं और कार्यक्रम जैसे गति शक्ति सागरमाला जैसे जो है नीतियों के निर्माण में जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व संकट के प्रबंधन में कोविड-19, चीन सीमा विवाद जैसे जो है मुद्दे पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निभाता है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व, G20, ब्रिक्स, UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व। फिर है संवैधानिक नियंत्रण, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और आर्टिकल 74 से 78 में राष्ट्रपति के साथ औपचारिक संवाद और सूचना देता है उनको। लोकसभा का विश्वास मत पर निर्भरता, इनकी विश्वास मत पर निर्भरता होती है। जैसे जो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं 1999 में वाजपेयी सरकार का गिरना। फिर नेक्स्ट क्या है, न्यायिक समीक्षा, कार्यों की न्यायिक वैधता जैसे आरक्षण पर नीतियाँ। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शक्तिशाली अवश्य है, लेकिन उत्तरदायित्व संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक विमर्श के तहत ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस किसी ने भी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, उसको देखने के बाद ही ये सीरीज़ आप करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का विकास भारत में कार्यपालिका की केंद्रीकरण प्रवृत्ति को दर्शाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इंट्रो लिखा है, जो कि PMO एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी भूमिका 1990 के बाद अत्यधिक शक्तिशाली हुई। यह आज ये प्रशासन का जो है नर्व सेंटर बन गया है। PMO की क्या भूमिका है इसको हम देखेंगे। नीतियों का निर्धारण का समन्वय करने में, जैसे नीति आयोग इज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधान सचिव के नेतृत्व में त्वरित निर्णय लिए जाते हैं। सभी मंत्रालयों पर निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली से संबंधित है। फिर क्या है, केंद्रीकरण के संकेत, कैबिनेट के समकक्ष निर्णय प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद केवल रबर स्टैम्प बनती जा रही है। संसद संकट प्रबंधन के समय, जैसे कोविड, नोटबंदी, वन नेशन वन राशन कार्ड इत्यादि PMO के द्वारा संचालित किए गए हैं। संवैधानिक पदों पर भी PMO को पकड़ है, जैसे कि गवर्नर की नियुक्तियाँ, एजेंसियों पर नियंत्रण रखना। क्या चिंताएं जो है व्याप्त हैं, सामूहिकता का ह्रास हो रहा है, पारदर्शिता की कमी हो रही है और नीति निर्माण में लोक सहभागिता का अभाव देखने को मिल रहा है। मंत्रियों की स्वतंत्र निर्णय क्षमता की कमी देखने को मिल रही है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि PMO के उभार से प्रशासनिक कुशलता तो बढ़ी है, पर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री अब केवल समानों में प्रथम नहीं बल्कि सर्वोच्च निर्णयकर्ता बन चुका है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को फर्स्ट एमंग्स इक्वल माना जाता था, लेकिन व्यवहार में यह बदल चुका है। वर्तमान स्थिति क्या है? सशक्त जनादेश वाली सरकारें जैसे 2014, 2019, 2024 ने प्रधानमंत्री को अत्यधिक निर्णायक बना दिया है। मंत्रीगण का निर्णय, नीति की घोषणा, योजनाओं की प्राथमिकता प्रधानमंत्री के द्वारा तय की जाती है। संसद में विधेयकों पर सीमित चर्चा होती है, जैसे कि 3 कृषि कानून। प्रशासनिक बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंतर्गत PMO का वर्चस्व बढ़ रहा है। नीति आयोग, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे जो है क्षेत्र में, सिविल सेवा में भी और मिशन कर्मयोगी में भी उनका नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक पहलू को देखेंगे कि सामूहिक जिम्मेदारी घटती जा रही है और मंत्रियों की नीति निर्माण में भूमिका भी सीमित देखने को मिल रही है। तो अतः जो है निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का पद अब व्यवहार में सर्वोपरि बन चुका है। फर्स्ट एमंग्स इक्वल एक संवैधानिक आदर्श रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि लोकसभा में विश्वास मत की अवधारणा प्रधानमंत्री की संवैधानिक वैधता को कैसे सुनिश्चित करती है? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि संसदीय प्रणाली में सरकार की वैधता संसद के निचले सदन के बहुमत पर निर्भर करती है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराती है।
बहुमत खोने पर सरकार गिर जाती है। उदाहरण के लिए 1999 की वाजपेयी सरकार। पीएम का जो कार्यकाल है वह लोकसभा के समर्थन से जुड़ा हुआ है, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसकी प्रासंगिकता क्या है कि अस्थिर गठबंधन सरकारों में लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है, नीति निर्माण में जवाबदेहिता होती है और नैतिक वैधता का आधार भी यही है। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि जो लोकसभा विश्वास लोकतंत्र की आत्मा है और यही प्रधानमंत्री को वैध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की भूमिका सीमित होते हुए भी महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि संविधान के आर्टिकल 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें पूर्ण बहुमत की स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य होता है वह बहुमत दल के नेता को नियुक्त करे। कोई विवेक नहीं है। निशंक संसद में सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन को आमंत्रण देना, समर्थन पत्रों की सत्यता की जांच करना और सरकार बनाने का अवसर देना। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि विवेकाधिकार सीमित हैं, लेकिन जब निर्णय की स्पष्टता न हो तब राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की शक्ति एवं सीमाएं नीति निर्माण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री नीति निर्माण की प्रक्रिया का सबसे केंद्रीय व्यक्ति होता है, परंतु उनकी शक्ति संस्थागत, राजनीतिक और संवैधानिक सीमाओं में बंधी होती हैं। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं? नीति की प्राथमिकता को तय करना, एग्जाम्पल के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। वित्तीय व सामाजिक क्षेत्रों में मिशन आधारित पहले लाना। विदेश नीति और रणनीतिक नीति का निर्धारण करना। सीमाएं इसके संदर्भ में क्या है? संसद में बहस और मतदान की बाध्यता है। न्यायपालिका की निगरानी, उदाहरण के लिए 3 कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। संघवाद की सीमा क्या है? नीति पर राज्य सहमति आवश्यक है। प्रशासनिक और नियामक संस्थाओं की बाध्यता है, जैसे नीति आयोग की सीमित भूमिका। चुनौतियां इसके संदर्भ में क्या देखने को मिलती हैं? पीएम सेंट्रिक नीति निर्माण में सामूहिकता की कमी देखने को मिल रही है। राज्य सरकारों या विशेषज्ञों की भागीदारी कम होना। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता में नीति कुशलता बढ़ती है, परंतु सीमाओं से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायित्व और सहभागिता से ही नीति टिकाऊ बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री, संसद और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक कड़ी कैसे हैं? इसके दोहरे उत्तरदायित्व की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या देखा है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री दोनों संसद के नेता और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसद के प्रति इनकी क्या भूमिका है? लोकसभा सरकार का चेहरा, प्रश्नकाल, नीतिगत घोषणा और राष्ट्रपति अभिभाषण का जो है उत्तर, विधेयकों का संचालन और समर्थन करते हैं। कार्यपालिका में इनकी भूमिका, कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं, मंत्रालयों का समन्वय करते हैं और सचिवों और संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करते हैं। दोहरे उत्तरदायित्व का संतुलन, संसद में जवाबदेही, प्रशासन में कार्यक्षमता, पारदर्शिता बनाम त्वरित निर्णय की चुनौती। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की शासन तंत्र को एकीकृत करता है, दोनों शाखाओं को संतुलन में रखकर लोकतंत्र को क्रियाशील बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। क्या यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है या कार्यपालिका पर अत्यधिक नियंत्रण बनाता है? विचार कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत यह बाध्यकारी बनाया गया है। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के पक्ष में जनादेश का सम्मान, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जो है सलाह से संबंधित है। स्थायित्व, राष्ट्रपति द्वारा मनमानी की गुंजाइश नहीं है। सभी निर्णयों में जवाबदेही तय होती है। सरकार की नीतियों का उत्तर पीएम व मंत्रिपरिषद देते हैं। चिंताएं और आलोचना, राष्ट्रपति का विवेक सीमित है। आपातकाल जैसी स्थिति में संतुलन की कमी है। कभी कभी सलाह रबर स्टैम्प मात्र बन जाती है। राष्ट्रपति की वैधानिक भूमिका जो है वो सीमित रहती है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्राध्यक्ष की निष्क्रियता देखने को मिलती है। उदाहरण हम देख सकते हैं 1975 का आपातकाल, राष्ट्रपति ने बिना पूछे आर्टिकल 352 को लागू कर दिया।
2024 के बाद एनडीए में सीटों के अंतर पर राष्ट्रपति द्वारा पीएम चयन की संवेदनशीलता देखने को मिली। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह प्रावधान लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को मजबूती देता है, लेकिन विवेकशील राष्ट्रपति की भूमिका कभी कभी आवश्यक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैसे प्रधानमंत्री की निर्णयात्मक शक्ति संसद की भूमिका को प्रभावित करती है? क्या यह कार्यपालिका के वर्चस्व की ओर इशारा करता है? सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। संविधान संसद को सर्वोच्च विधायी निकाय मानता है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री की शक्ति ने इसकी भूमिका को प्रभावित किया है। प्रभाव क्या है? कम बहस में विधेयक पारित होना, जैसे कि कृषि कानून, यूएपीए संशोधन। दूसरा क्या है? संसद सत्र की अवधि में गिरावट देखने को मिली है। मानसून सत्र 2023 मात्र 17 डेज का। ऑर्डिनेंस का बढ़ता प्रयोग, बाईपासिंग पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभाव, संवाद संसद के बाहर। इसके क्या कारण हैं? शक्तिशाली जनादेश और पीएमओ का केंद्रीकरण, विपक्ष की कमजोर भूमिका और संख्या। इसके समक्ष क्या चिंताएं पैदा हो रही हैं? लोकतांत्रिक विमर्श में गिरावट देखने को मिल रही है। विधायिका की गरिमा पर आघात हो रहा है। चेक एंड बैलेंस प्रणाली को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका आवश्यक है, लेकिन संसद की केंद्रीयता को कम करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री का पद सत्ता का स्रोत नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का माध्यम होना चाहिए। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका केवल प्रशासन चलाना नहीं होती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन करना भी होती है। सत्ता का स्रोत बनने की प्रवृत्तियाँ, केंद्रीकृत निर्णय, मंत्रिपरिषद की भूमिका में गिरावट देखने को मिल रही है। शक्तिशाली नेता के कारण सुपर पीएमओ की अवधारणा जैसी स्थिति बन रही है। पारंपरिक संसदीय परंपराओं की उपेक्षा की जा रही है। नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा, सामूहिक निर्णय और साझेदारी की भावना विकसित हो रही है। पारदर्शिता और संवाद जैसी संस्कृति और संस्थाओं की स्वतंत्रता और सम्मान। उदाहरण के लिए कोविड प्रबंधन में केंद्र और राज्य के समन्वय का अभाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा भेजी गई सलाहों को नज़रअंदाज करना। संतुलन की आवश्यकता क्यों है? नीति निर्धारण में नागरिक समाज, संसद और विशेषज्ञों की भागीदारी हो। मीडिया और न्यायपालिका द्वारा निगरानी सुनिश्चित हो। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र का मेरुदंड है, लेकिन उसकी शक्ति जनता और संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व से नियंत्रित होती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 18 जो हमने प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड हमारे प्री और मेंस के क्वेश्चन हमने देखे हैं, जिसमें 20 हमने प्री के क्वेश्चन और 10 मेंस के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।